आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोपैथोलॉजी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन के पहले हम समझेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी होता क्या है। इसको जैसे कि हम अलग अलग करेंगे, जैसे हम छंदी विच्छेद करते हैं ना, शब्दों को अलग अलग तोड़ के समझते हैं, तो हम भी इस पहले हिस्टोपैथोलॉजी शब्द को पहले तोड़ के समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथो का मतलब होता है डिसीज़ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिसीज्ड टिश्यू, यानी बीमार जो टिश्यू होता है जिसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन या बीमारी पाई जाती है, उसकी स्टडी को बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। अब इसके आगे हम देखेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी में हम आगे इसको प्रोसेस कैसे करते हैं। सबसे पहले होता है हिस्टोपैथोलॉजी में स्पेसिमेन कलेक्शन, यानी सैंपल कलेक्शन। जो चीज़ हमारे पास आ रही है लैब में टेस्ट के लिए, उस चीज़ का कलेक्शन, जो पदार्थ जो पाया जाता है का टेस्ट लगाने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन, यानी उस चीज़ को प्राप्त करना। तो हम किस तरीके से उस चीज़ को प्राप्त करेंगे? दो तरीके की स्पेसिमेन होती है हिस्टोपैथोलॉजी में। एक तो होती है बायोप्सी और एक होती है ऑटोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? टिश्यू ऑफ लिविंग पर्सन, यानी जीवित इंसान का जब हम टिश्यू निकालते हैं ऑपरेशन के समय। कहाँ से निकालते हैं हम? ओटी से। ऑपरेशन के समय जब हम एक जीवित इंसान का टिश्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं बायोप्सी। ऑटोप्सी, टिश्यू ऑफ डेड पर्सन। जब मृतक इंसान का जब हम टिश्यू निकालते हैं उसकी मृत्यु के बाद टेस्ट करने के लिए, तो उस चीज़ को, उस प्रोसीजर को बोला जाता है ऑटोप्सी। अब इस टिश्यू को निकालने के बाद, स्पेसिमेन को निकालने के बाद, हम उसको रखते हैं एनएस में। एनएस यानी होता है नॉर्मल सलाइन। काहे के लिए रखते हैं हम इसको? प्रिजर्व करने के लिए, कि उस समय में जो टिश्यू है तुरंत बाहरी हवा से, वातावरण से मिलके किसी प्रकार का उसको कंटेमिनेशन ना हो, किसी प्रकार का उसमें इन्फेक्शन ना आ जाए, इसलिए हम उसको या तो नॉर्मल सलाइन में रखते हैं कुछ समय के लिए, या रखते हैं फॉर्मलिन में रखते हैं, 10% फॉर्मलिन में रखते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि हम उसको लैब में सही सलामत ना पहुंचा दें। क्या करता है फॉर्मलिन और नॉर्मल सलाइन? क्या करता है? स्टेबलाइज करता है टू प्रिवेंट डिके, यानी चीज़ को या टिश्यू को ख़राब होने से बचाने के लिए ये क्या करता है? नॉर्मल सलाइन और फॉर्मलिन उसको प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट यानी उसको बचाना, डिके यानी ख़राब होने से उसको बचाने के लिए नॉर्मल सलाइन और फॉर्मल्डिहाइड का या फॉर्मलिन का, कितना परसेंट फॉर्मलिन? 10% फॉर्मलिन का हमें उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है ग्रॉसिंग। यहाँ तक समझ लिए हमने हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है? डिसीज़ टिश्यू की स्टडी करना, यानी उसके बारे में जानना, उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो का मतलब टिश्यू, पैथो का मतलब डिसीज़ और लॉजी का मतलब स्टडी। उसके बाद हम करते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन, यानी किसी भी प्रकार का जो हम चीज़ प्राप्त करते हैं कलेक्शन करने के लिए, उसको स्पेसिमेन बोलते हैं। दो प्रकार के स्पेसिमेन होते हैं, एक तो ऑटोप्सी होता है और एक बायोप्सी होता है। बायोप्सी में हम एक जीवित इंसान का टिश्यू निकालते हैं और ऑटोप्सी में हम एक मृतक इंसान का टिश्यू निकालते हैं। और काय में रखते हैं इसको? नॉर्मल सलाइन में और फॉर्मलिन में रखते हैं, उसको बचाने के लिए कि उसका जो स्थिति है ख़राब ना हो और वैसी का वैसी रहे। ग्रॉसिंग। अब हमारे पास जब टिश्यू आता है, ओटी से ऑपरेशन करके डॉक्टर ने निकाल दिया, उसके बाद आता है वो हमारे पास लैब में आता है, फॉर्मल सलाइन में कुछ समय के लिए रहता है। उसके बाद जैसे डॉक्टर या तो सीनियर पैथोलॉजिस्ट या सीनियर टेक्नीशियन जो कि एक्सपीरियंसड है, उसमें उसको ग्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? सेक्शनिंग टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टिश्यू फॉर फर्दर प्रोसीजर। सेक्शनिंग करते हैं, यानी उस टिश्यू का या जो ऑर्गन का जो टुकड़ा आपके पास आया है मांस का, उसमें से एक पर्टिकुलर हिस्से को छांट के निकालते हैं, जिसमें से देखते हैं जिसमें हमको ऐसा लगता है कि डिसीज़ हो सकती है या बीमारी के लक्षण हो सकते हैं या कुछ अजीब दिखता है, उस पर्टिकुलर टिश्यू में से उस हिस्से को निकालते हैं फर्दर प्रोसीजर के लिए। फर्दर यानी आगे की प्रोसीजर के लिए, आगे की कार्य के लिए हम इसको निकालते हैं। उसका मतलब होता है ग्रॉसिंग, यानी उसमें से भी हम छांट लेते हैं। ओटी में से आता है सैंपल, उसके बाद
पैथोलॉजिस्ट या डॉक्टर जो लैब में जो होता है या टेक्नीशियन जो होता है अपने हिसाब से निकाल लेता है उसमें से छाँट के कि किस हिस्से में बीमारी मौजूद है, उसको टेस्ट करने के लिए उसमें से निकाल लेता है छाँट के, उसको बोलते हैं ग्रॉसिंग। ये हम सर्जिकल जो ब्लेड्स होती हैं या नाइफ्स यानी चाकू जो होती हैं जो हॉस्पिटल में पाई जाती हैं उसके द्वारा इसको ग्रॉसिंग करी जाती है। सेक्शन निकाल लिए टिश्यू के, उसके बाद क्या करते हैं, इनको पर्टिकुलर जो आइडेंटिटी रहती है पेशेंट की उसके अनुसार लेबल करके इनको अलग अलग हम रख लेंगे। उसके बाद अब ये जाता है फिक्सेशन के लिए। फिक्सेशन यानी उस टिश्यू की स्थिति को वैसे ही बनाए रखना, बिगड़ने से बचाने के लिए फिक्सेशन करते हैं। टू प्रिवेंट द नेचुरल स्टेट ऑफ टिश्यू फ्रॉम डिकम्पोज होने से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। यहाँ पे भी नॉर्मल सलाइन फॉर्मेलिन में भी ये फिक्स ही हो रहा था, जिसको हम बचा रहे थे कुछ समय के लिए, पर ये कम प्रतिशत में था। अब हम ज़्यादा प्रतिशत फॉर्मेलिन और अदर केमिकल्स के द्वारा इसको हम फिक्स करते हैं। फिक्सेशन खुद में एक बड़ा टॉपिक है, हम आगे की क्लास में फिक्सेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा रूप में इन सबको समझ लेंगे। अब हम देखेंगे इसके बाद टाइप्स। किसके टाइप्स देख रहे हैं हम? फिक्सेशन के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसके टाइप्स। स्टार्टिंग में जो हम केमिकल में फिक्स करते हैं इसको, तो कौन कौन से प्रकार के केमिकल आते हैं? फॉर्मेलिन आता है, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, ग्लूटेरल्डिहाइड होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, और पिक्रिक एसिड होता है, अल्कोहल होता है, एट्सेट्रा। इस प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं टिश्यू को फिक्स करने के लिए। एक बार फिर से सुन लीजिए टाइप्स फिक्सेटिव केमिकल्स के। फॉर्मेलिन, ग्लूटेरल्डिहाइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्कोहल, पिक्रिक एसिड, इस तरीके के बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं टिश्यू को फिक्स करने के लिए। अब हम देखेंगे एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का क्या मतलब होता है? टू प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस टू कट सेक्शन। हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं यानी उसको देते हैं, किसको? टिश्यू को एक नेसेसरी, एक पर्याप्त हार्डनेस यानी उसको कड़कपन देते हैं, टिश्यू को कड़क करते हैं कि वो अच्छे से आसानी से ब्लेड से कट जाए। नरम रहेगा टिश्यू तो हाथ से फिसलेगा आपके, या तो आप खुद उसको काटने के समय उसका जो सेक्शन है प्रॉपर कट नहीं कर पाओगे और उसका जो स्ट्रक्चर है बिगाड़ दोगे। इसलिए हम उसके सबसे पहले उसको हार्ड करते हैं टिश्यू को काटने के पहले। और हार्डनेस हम किस चीज़ के द्वारा उसको देते हैं? पैराफिन वैक्स के द्वारा। पैराफिन नाम की एक वैक्स आती है जिसके द्वारा, वैक्स क्या होता है? वैक्स यानी मोम, उस मोम का नाम क्या है? पैराफिन वैक्स। इसके द्वारा इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 56 डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। 50 से 56 डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब पैराफिन वैक्स के द्वारा हम इसको हार्डनेस देते हैं, पर किस साँचे में इसको ढाल के हार्डनेस देते हैं? हम इसको ऐसा बनाते हैं जैसे कि हमारे फ्रिज में बर्फ़ की क्यूब्स पाई जाती हैं, जैसे कि हम शरबत बनाने के लिए जब फ्रिज में से निकालते हैं ना, ट्रे में से क्यूब्स, उस तरीके के इसमें क्यूब्स बनाते हैं। पर ये क्यूब्स बनाते हैं हम वैक्स के द्वारा। और उसका जो साँचा क्या होता है? एल मोल्ड्स होते हैं। ल्यूकार्ड एल मोल्ड, ल्यूकार्ड मोल्ड, एल का जो फुल फॉर्म है ल्यूकार्ड होता है, और मोल्ड्स यानी साँचा। एल शेप का होता है वो साँचा। इस तरीके से एक एल ये रहता है, एक एल ये रहता है। इस तरीके से साँचे को हम सतह पे रखते हैं, प्लेन सतह पे, फिर रखते हैं। उसके बाद पेशेंट का जो आइडेंटिटी रहती है उसको हम लेबल करके, जैसे कि ये मोल्ड है, ये एल शेप मोल्ड, उसको लेबल को हम वैक्स के द्वारा ही यहाँ पे चिपका लेते हैं मोल्ड पे, और उसको ऐसा प्लेस करके दोनों का साथ जोड़ के अलग अलग मोल्ड्स को साथ में जोड़ के रखते हैं। फिर टिश्यू को उसमें रखते हैं। कौन से टिश्यू को? जो प्रोसेस हो चुका है, पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग की उसकी प्रोसीजर हो चुकी है, फिक्स हो चुका है, उसके अंदर से जो भी केमिकल है वो रिमूव हो चुका है, वाटर रिमूव हो चुका है, जो थोड़ा श्रिंक हो गया है, थोड़ा सिकुड़ गया है क्योंकि उसके अंदर से पानी और सारी चीज़ें निकल गई है, और वह फिक्स हो चुका है। उसको हम एल मोल्ड में डाल के
रखते हैं और उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं हाथ से ताकि उस सतह में अच्छे से दब जाए। उसके बाद हम डालते हैं पैराफिन वैक्स को ऊपर से उसके ऊपर डालते हैं। डालने के बाद कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं। वैक्स का जो स्वभाव होता है, नॉर्मल जो नेचर होता है मोम का, अपने आप जब ठंडा होता है तो वो सख्त हो जाता है। जब वो ठंडा होकर सख्त हो जाता है तो जो मोल्ड्स रहते हैं, एल मोल्ड्स, जो कि काय के बने होते हैं, ब्रास यानी पीतल के वो मोल्ड्स बने हुए होते हैं। उन मोल्ड्स में से वो जो क्यूब रहता है उसका ब्लॉक रहता है टिश्यू का वैक्स के सहित, उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम उसको रखते हैं फ्रीज़र में उसको क्यों रखते हैं? ताकि वो और थोड़ा हार्ड हो जाए, उसको और कड़क करने के लिए। क्यों कड़क करते हैं? क्योंकि काटने के पहले उसका अच्छा कड़क होना ज़रूरी है, तो जो सेक्शंस रहते हैं वो अच्छे से कट होते हैं। उसके बाद होती है माइक्रोटोमी प्रोसीजर। माइक्रोटोमी यानी माइक्रोम यानी सूक्ष्म, टोमी यानी उसका काटना। माइक्रोटोमी से हम उसको काटते हैं। माइक्रोटोमी प्रोसीजर का नाम है और माइक्रोटोम जो होता है वो मशीन का नाम होता है। थिन सेक्शन ऑफ द टिश्यूज आर कट बाय यूजिंग एन इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोटोम। जो थिन सेक्शंस होते हैं टिश्यू को हम उसको काटते हैं, उस इक्विपमेंट का नाम जो है उसको हम बोलते हैं माइक्रोटोम। दिस इज़ परफॉर्म व्हेन द पैराफिन इज़ सॉलिडिफाइड। ये कब परफॉर्म करते हैं, ये कब इस प्रक्रिया को हम करते हैं? जब जो वैक्स होता है, पैराफिन वैक्स का जो हमने क्यूब बनाए हैं, ब्लॉक बनाए हैं, जब वो सॉलिड हो जाता है, अच्छे से वो हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है, तब हम ये प्रोसीजर को करते हैं। ये 1 to 4 माइक्रोन साइज़ का हम इसको काटते हैं। ये सेक्शंस ऐसे निकलते हैं जैसे कि आप रिबिन देखते हैं, रिबिन की तरह ये सेक्शंस निकलते हैं और आगे की प्रोसीजर के लिए इसको हम बढ़ाते हैं। और फिर माइक्रोटोम भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका जब टॉपिक आएगा तब इसको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। अभी हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। माइक्रोटोमी हो गई, एम्बेडिंग हो गई, फिक्स करा सबसे पहले अपन ने, उसके बाद एम्बेडिंग करा, माइक्रोटोमी करी, उसको माइक्रोटोमी के द्वारा काटा टिश्यू के सेक्शन को। अब हम करेंगे इसकी स्टेनिंग क्या होता है? सेक्शंस आर अंडरगो थ्रू केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड स्टेनिंग। तो सेक्शंस जो रहते हैं, जो हमने उसकी पतली पतली चिप्स के जैसे हमने जो उसकी सिलियाँ काटी है टिश्यू की, जो हमने ब्लॉक बनाया था, जब हम उसको केमिकल में डुबो के जब हम निकालते हैं कुछ समय के लिए और वो रिएक्शन करता है टिश्यू के साथ, उस प्रक्रिया को बोला जाता है स्टेनिंग किस चीज़ को बोला जाता है? जब हम टिश्यू को या किसी भी चीज़ को केमिकल के साथ ट्रीट करते हैं, उसके साथ उसको हम मिलाते हैं और वो अंदर एक रिएक्शन पैदा करता है, उस चीज़ को बोला जाता है स्टेनिंग करने के बाद क्या होता है? जो उसके अंदर का जो न्यूक्लियस रहता है और साइटोप्लाज्म रहता है वो अलग कलर का हो जाता है। कौन सी स्टेनिंग करते हैं हम इसमें? हेमेटॉक्सिलिन और इयोसिन स्टेनिंग करते हैं हम टिश्यू में कलर लाने के लिए, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो वो अलग अलग प्रकार का दिख पाए। स्टेनिंग कर ली। स्टेनिंग के बाद ये जाता है माउंटिंग के लिए। माउंटिंग क्या होता है? प्लेसिंग सेक्शन स्लाइड विथ माउंटिंग मीडियम लाइक DPX एंड कैनेडा बाल्सम एंड देन प्लेसिंग कवर स्लिप ऑन द माउंटिंग मीडियम। यानी प्लेस करते हैं हम सेक्शन को, हमने स्लाइड पे जो हमने सेक्शन ले लिया है टिश्यू का, उसके ऊपर हम कवर स्लिप को रखते हैं। फिर माउंटिंग जो रिएजेंट रहता है एक ग्लू के जैसा रहता है, जैसे फेविकॉल रहता है ना, उस तरीके के माउंटिंग रिएजेंट रहता है, पर ये ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी ये पारदर्शी होता है, ये पानी के जैसे दिखता है ये, पर रहता गाढ़ा है, ये लिक्विड जैसा, फेविकॉल जैसे गाढ़ा रहता है पर दिखता है ये जेल के जैसे, पानी के जैसे दिखता है ये, इसका कोई कलर नहीं होता। DPX का फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमने स्लाइड रखी, ध्यान से देखना है ना, ये स्लाइड है ना, ये अपना स्पेसिमेन है, क्या है ये? टिश्यू का है, ये ब्लॉक का जो हमने सेक्शन निकाले वो है। फिर हमने इसके ऊपर रखी ये कवर स्लिप भी कांच की पतली सी वो रहती है, प्लेट जैसी रहती है, स्लाइड के ऊपर रखते हैं। फिर उसके साइड में हम इधर लगाते हैं DPX या तो कैनेडा बाल्सम लिक्विड लगाते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ज़्यादातर वैसे DPX यूज़ होता है। इस तरीके से हम इसको लगाते हैं। ये ग्लू क्या करता है? कवर स्लिप और स्लाइड को चिपका देता है। चिपका के क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ये
कहीं भी किसी प्रकार से गिरे, मतलब किसी के भी हाथ से या किसी भी चीज़ को रखने से ये ख़राब नहीं होगा टिश्यू जो इस पर चिपक गया है। माउंटिंग करते हैं, इस तरीके से माउंटिंग करते हैं और उसके बाद इसको हम माइक्रोटोमी के लिए माइक्रोस्कोपी के लिए हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि इसमें पता लगाया जाए कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है। तो यहाँ हमने फिर पूरा समझा, हिस्टोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, क्या क्या चीज़ें होती हैं और सब चीज़ें समझ लिए हैं हमने। और हिस्टोपैथोलॉजी में हम डिसीज़ टिश्यू का स्टडी करते हैं। कौन से डिसीज़ टिश्यू, क्या हम पता लगाते हैं इसमें मैलिग्नेंसी यानी कैंसर तो नहीं है टिश्यू में किसी प्रकार का, किसी पर्सन को किसी प्रकार का कैंसर का इन्फेक्शन तो नहीं है, या तो किसी प्रकार से कैंसर से पीड़ित तो नहीं है सेल उसके अंदर का बॉडी का, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत अभी कैंसर फैला हुआ है। उस चीज़ को पता लगाने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी का हम उपयोग करते हैं, लैब का उपयोग करा जाता है कैंसर को पता लगाने के लिए, ये चीज़ होती है।